तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टेकन है 3 नाम की इस मूवी के बारे में। दोस्तों इस फ्रेंचाइजी के अंदर भी हमें टेकन है एक तरह से 3, 4, 1, 2 एक तरह से कई पार्ट देखने को मिल चुके हैं। तो आज हम इसके तीसरे पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और 1 घंटा 48 मिनट टोटल इसकी लेंथ है। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, इसका रिव्यू, फैक्ट, डिटेल, अपडेट, स्टोरी और अगले पार्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। टेकन 3 कभी कभी तक 3 के रूप में शैलीबद्ध ओलिवियर मेगाटन द्वारा निर्देशित और ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्क कामेन द्वारा लिखित 2014 की अंग्रेजी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह टेकन फिल्म श्रृंखला की तीसरी और अंतिम किस्त है। फ्रांस, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहनिर्माण। फिल्म में लियाम नीसन, फॉरेस्ट व्हिटेकर, मैगी ग्रेस और फेमके जानसेन हैं। यह फिल्म जर्मनी में 2014 के अंत में रिलीज हुई और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 जनवरी 2015 को 20वीं शताब्दी फॉक्स द्वारा और फ्रांस में 21 जनवरी 2015 को यूरोपाकॉर्प डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा रिलीज हुई। इसने दुनिया भर में $326 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षा प्राप्त की। कथानक: सेवानिवृत्त CIA अधिकारी ब्रायन मिल्स अपनी बेटी किम से मिलने उसके जन्मदिन का उपहार देने जाते हैं। एक अजीब मुलाकात के बाद वह अपनी पूर्व पत्नी लेनोर को डिनर पर आमंत्रित करता है। हालांकि वह मना कर देती है, लेकिन बाद में वह उसके अपार्टमेंट में आती है और उसे अपनी वैवाहिक समस्याओं के बारे में बताती है, लेकिन कहती है कि वह इसे ठीक करना चाहती है। बाद में उसका पति स्टुअर्ट ब्रायन से कहता है कि वह अपनी पत्नी को फिर कभी न देखे। अगली सुबह ब्रायन को लेनोर से एक संदेश मिलता है जिसमें वह नाश्ते के लिए मिलने के लिए कहती है। जब ब्रायन घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि लेनोर मर चुकी है। 2 लैब्ड अधिकारी तुरंत उसे गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, लेकिन ब्रायन उन्हें वश में कर लेता है। अन्य अधिकारियों को पड़ोस में उसका पीछा करने के लिए ले जाता है, सीवर सिस्टम में गायब हो जाता है और भाग जाता है। इस बीच लैब जासूस डोटजलर ब्रायन की पृष्ठभूमि की समीक्षा करता है। ब्रायन हथियारों और निगरानी इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस एक सुरक्षित घर में वापस चला जाता है। वह लेनोर की अंतिम गतिविधियों को एक गैस स्टेशन पर वापस लाता है और निगरानी फुटेज प्राप्त करता है जिसमें उसे विशिष्ट हाथ टैटू वाले पुरुषों द्वारा अपहरण करते हुए दिखाया गया है। लैप्ड जासूस उसे गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, लेकिन ब्रायन पुलिस क्रूजर को हाईजैक कर लेता है और लैप्ड डेटाबेस से फोन रिकॉर्ड को थंब ड्राइव पर डाउनलोड कर लेता है। वह अपने दोस्त सैम के सूट में छिपे कैमरे के माध्यम से लेनोर के अंतिम संस्कार में किम से संपर्क करता है और उसे अपने बहुत अनुमानित कार्यक्रम को बनाए रखने का निर्देश देता है। ब्रायन बाद में उससे मिलने की व्यवस्था करता है और एक निगरानी बग को हटाता है जिसे डोटजलर ने उस पर लगाया था। किम ब्रायन को बताती है कि वह गर्भवती है और स्टुअर्ट डरे हुए होने का नाटक कर रहा है और उसने अंगरक्षकों को काम पर रखा है। ब्रायन स्टुअर्ट की कार का पीछा करता है, लेकिन उसका पीछा कर रही एक SUV उस पर घात लगाकर हमला करती है, जिससे उसकी कार एक चट्टान पर गिर जाती है। ब्रायन बच जाता है, दूसरी कार को हाईजैक कर लेता है और हमलावरों का पीछा करते हुए सड़क किनारे शराब की दुकान तक पहुंच जाता है। ब्रायन उन आदमियों को मार देता है, फिर स्टुअर्ट का अपहरण कर लेता है और वाटरबोर्डिंग का इस्तेमाल करके उससे पूछताछ करता है। स्टुअर्ट कबूल करता है कि उसके पूर्व व्यापारिक साझेदार और पूर्व रूसी स्पेट्सनाज ऑपरेटर ओलेग मालंकोव ने लेनोर की हत्या की क्योंकि स्टुअर्ट पर उसका पैसा बकाया था। ईर्ष्या के कारण स्टुअर्ट ने ब्रायन की पहचान मालंकोव के सामने उजागर कर दी। अपने पुराने सहकर्मियों और घबराए हुए स्टुअर्ट की सहायता से ब्रायन मालंकोव के अत्यधिक सुरक्षित पेंटहाउस में प्रवेश करता है। ब्रायन द्वारा मालंकोव के गार्डों को मारने और मालंकोव से लड़ने के बाद एक घातक रूप से घायल मालंकोव ने खुलासा किया कि स्टुअर्ट ने लेनोर की हत्या की योजना बनाई और 12,000,000 की जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए एक व्यापारिक सौदे के हिस्से के रूप में ब्रायन को फंसाया। मालंकोव ने कहा कि जब स्टुअर्ट ब्रायन को मारने में विफल रहा तो उसने ब्रायन का उपयोग मालंकोव को मारने की कोशिश करने के लिए किया ताकि स्टुअर्ट बीमा राशि रख सके। इस बीच स्टुअर्ट किम का अपहरण कर लेता है, पैसे लेकर भागने का इरादा रखता है। पुलिस के पीछा करने पर ब्रायन मालंकोव की पोर्श में हवाई अड्डे पर पहुंचता है,
जबकि स्टुअर्ट का निजी विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा होता है। पोर्श के साथ लैंडिंग गियर को नष्ट करने के बाद ब्रायन स्टुअर्ट पर हावी हो जाता है। किम की दलीलों पर ध्यान देते हुए ब्रायन स्टुअर्ट को मारने से बचता है, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि अगर वह न्याय से बच जाता है या उसे कम जेल की सजा मिलती है तो उसे बदला लेना होगा। डॉट्सलर और एलएपीडी पहुंचते हैं और स्टुअर्ट को गिरफ्तार करते हैं, जबकि ब्रायन को बरी कर दिया जाता है। इसके बाद किम ने ब्रायन से कहा कि यदि बच्चा लड़की हुआ तो वह उसका नाम अपनी मां के नाम पर रखना चाहती है। ढालना: ब्रायन मिल्स के रूप में लियाम नीसन, फॉरेस्ट व्हिटेकर इंस्पेक्टर फ्रैंक डॉट्सलर के रूप में, मैगी ग्रेस किम मिल्स के रूप में 5, लेनोर मिल्सेंट के रूप में फेमके जानसेन, जॉन 6, डग्रेस स्कॉट, स्टुअर्ट सेंट जॉन। स्कॉट ने पहली फिल्म में जेंडर बर्कले की जगह ली है। सैम स्प्रूएल ओलेग मालंकोव के रूप में, लेलैंड और सर सैम गिलरॉय के रूप में 7, जॉन ग्रीज मार्क केसी के रूप में 7, डेविड वारसहोफस्की, बर्नी हैरिस, जॉनी वेस्टन जिमी के रूप में 8, डॉन हार्वे जासूस गार्सिया के रूप में, डिलेन ब्रूनो जासूस स्मिथ के रूप में, अल सैपियंजा जासूस जॉनसन के रूप में। उत्पादन: 28 सितंबर 2012 को लियाम नीसन ने कहा कि तीसरी फिल्म नहीं होगी या टेकन 3 के होने की संभावना न्यूनतम थी। 9 बाद में अक्टूबर 2012 में पहली 2 फिल्मों के पटकथा लेखकों ने हॉलीवुड को बताया कि 20वीं शताब्दी फॉक्स और यूरोपाकॉर्प चाहते थे कि वे तीसरी फिल्म करें, लेकिन यह दूसरी दिशा में जाएगी। 24 जून 2013 तक पटकथा फिल्म लेखकों द्वारा लिखी जा रही थी, लेकिन कोई निर्देशक तय नहीं हुआ था। 12 मार्च 2014 को मैगी ग्रेस कलाकारों में शामिल हुईं। 5 इसके बाद अगले दिन फेमके जानसेन के साथ एक सौदा किया गया। 24 मार्च 2014 को लेलैंड ऑर्सर भी अपने किरदार को निभाने के लिए लौट आए, जैसा कि जॉन ग्रीस। 8 नीसन ने इस भूमिका के लिए $20 मिलियन मांगे और उन्हें भुगतान भी किया गया। चूंकि फिल्म को बनाने में केवल $48 मिलियन की लागत आई थी, इसलिए उनका वेतन अकेले बजट का लगभग आधा था। 12 स्टुअर्ट सेंट जॉन की भूमिका, जिसे मूल रूप से पहली फिल्म में जेंडर बर्कले ने निभाया था, को फिर से बनाया गया और इस फिल्म में वह भूमिका डग्रेस स्कॉट ने निभाई। फिल्माने: फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 29 मार्च 2014 को लॉस एंजल्स, 13 और साथ ही अटलांटा में शुरू हुई। 24 अप्रैल 2014 को जॉर्जिया के कोविंगटन में फिल्मांकन शुरू हुआ, जहां उन्होंने 2 दिनों के दौरान न्यूटन कॉलेज और कैरियर अकादमी में दृश्य फिल्माए। संगीत: नाथनियल मेचली को फिल्म का स्कोर बनाने के लिए चुना गया था। नाथनियल मेचली द्वारा लिखे और संगीतबद्ध सभी गाने सिवाय जहां उल्लेख किया गया हो। टेकन 3 ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक नहीं। शीर्षक लंबाई 1 टेकन 3 ओपनिंग 0:35 2 लेट मी वीप गेले मेचली द्वारा लिखित और प्रस्तुत 2:54 3 टोज ग्लास एनिमल्स द्वारा प्रस्तुत 4:17 4 पूर्वानुमानित 1:20 5 लेनोर मर चुका है 1:41 6 ब्रायन रन्स 2:51 7 ए स्टटर ओलाफुर अर्नाल्स और अर्नोर डैन द्वारा लिखित और प्रस्तुत 5:09 8 वह आपके साथ खेल रहा है 1:37 9 ब्रायन का पलायन 4:09 10 उसने ऐसा नहीं किया 2:23 इंस्पेक्टर डोड्सलर 1:18 12 कॉलेज की खोज 2:30 13 किम पूछताछ 3:37 14 पीछे से चौथा दही 1:27 15 मालंकोव का पेंटहाउस 2:40 16 रूसियों तक 1:28 17 वह एक भूत है 3:03 18 ब्रायन का दुहक 6:13 19 अब भी कुछ 2:38 20 स्टोर लड़ाई 2:36 21 पोर्श परस्यूट 4:20 22 किम को बचाना 4:50 23 इन्फिनिटी द XX द्वारा लिखित और प्रस्तुत 5:40 कुल लंबाई
1:08 मुक्त करना। टेकन 3 फिल्म का ट्रेलर 1 जनवरी 2015 को हांगकांग और दक्षिण कोरिया में रिलीज हुआ। 8 जनवरी को यह फिल्म यूके में, 16 जनवरी को स्पेन में, 21 जनवरी को फ्रांस में और 12 फरवरी को इटली में रिलीज हुई। शिबा 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने 9 जनवरी 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म रिलीज की। 19 फिल्म को इटली में टेकन 3, लोरा डेला वेरिटा, मैक्सिको में बुस्क्वेडा इम्प्लाकेबल 3 इंच, स्पेन में वंगंजा, जर्मनी में 96 ओवर्स, टेकन 3 इंच और रूस में ज़ालोज़नित्सा 3 इंच शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था। शिबा टेकन 3 ने व्यवसाय केंद्रित सोशल नेटवर्क लिंक्डइन के साथ एक कुछ हद तक अपरंपरागत मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें एक प्रशंसक को उनके लिंक्डइन कौशल के विशेष सेट को लियाम नीसन के चरित्र मिल्स द्वारा समर्थित किया गया। पहले टेकन में एक पंक्ति के लिए एक इशारा, जहां मिल्स ने अपने बहुत ही विशेष कौशल सेट को रेखांकित किया। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में 89.3 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में 236.5 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे दुनिया भर में 326.4 मिलियन डॉलर की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 48 मिलियन डॉलर था। उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने अपने शुरुआती दिन पूर्वावलोकन सहित 14.7 मिलियन डॉलर कमाए, जो कि 2015 की अमेरिकन स्निपर 30.5 मिलियन डॉलर, 2008 की क्लोवरफील्ड 17.16 मिलियन डॉलर और 2012 की द डेविल इनसाइड 16.8 मिलियन डॉलर के बाद जनवरी में रिलीज हुई फिल्म के लिए चौथा सबसे बड़ा ओपनिंग डे है। 21-22 इसने $39 मिलियन डॉलर के अनुमान के मुकाबले 39.2 मिलियन डॉलर के साथ अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। 21-23-24 जिससे यह टेकन 2 $49 मिलियन डॉलर के बाद टेकन फ्रेंचाइज में दूसरी सबसे बड़ी शुरुआत बन गई और अमेरिकन स्निपर 89.2 मिलियन डॉलर, राइड अलोंग $41.5 मिलियन और क्लोवरफील्ड 40.1 मिलियन डॉलर के बाद जनवरी की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। उत्तरी अमेरिका के बाहर फिल्म ने दक्षिण कोरिया और हांगकांग में अपने यूएस डेब्यू से एक हफ्ते पहले ओपन किया और क्रमशः $8 मिलियन और 1.27 मिलियन डॉलर कमाए, कुल मिलाकर $9.34 मिलियन। 27 उत्तरी अमेरिका के बाहर अपने वास्तविक शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म नाइट एट द म्यूजियम सीक्रेट ऑफ द टॉम्ब के बाद 2 थी, जिसने 36 बाजारों में 4,730 स्क्रीन से $41 मिलियन कमाए। यूके और माल्टा $10.86 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया $4.8 मिलियन में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय ओपनिंग देखी गई। यह ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में भी एक रहा। 28 फिल्म ने यूके में $5.5 मिलियन के साथ पहला स्थान हासिल किया और जर्मनी में $4.4 मिलियन, रूस में $2.2 मिलियन, फिलीपींस में $2.5 मिलियन के साथ शुरुआत की, जो कि 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया फिल्म को आलोचकों द्वारा खराब तरीके से प्राप्त किया गया था, जिसमें फिल्म के एक्शन दृश्यों, संपादन, निर्देशन और कथानक की आलोचना की गई थी, लेकिन अभिनय की प्रशंसा की गई थी। 30 रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 123 समीक्षाओं के आधार पर 13% की रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 3.5/10 है, जो त्रय की सबसे खराब रेटिंग वाली फिल्म बन गई है। साइट की आलोचनात्मक सम्मति पड़ती है। टूटलेस PG-13 एक्शन दृश्यों, असंगत निर्देशन और एक घिसी-पिटी साजिश से बाधित, टेकन 3 एक स्पष्ट संकेत के रूप में कार्य करता है कि इस फ्रेंचाइजी को रिटायर करने का समय आ गया है। 31 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 30 आलोचकों के आधार पर 100 में से 26 का स्कोर मिला है, जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षा दर्शाता है। 32 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जो इसके पूर्ववर्ती के समान है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के निकोलस रैपोल्ड ने फिल्म को नकारात्मक रेटिंग देते हुए लिखा, ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्क कामेन द्वारा लिखित यह पटकथा सिर को पकड़ लेने वाले नीरस नाटकीय दृश्यों के नीचे दब जाती है। केवल लियाम नीसन की अपील किसी तरह से बची हुई है, जो शायद सभी में सबसे प्रभावशाली स्टंट है। 33
वैरायटी की मैगी ली ने भी फिल्म के लिए नकारात्मक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, लियाम नीसन एक्शन फ्रेंचाइजी की तीसरी और संभवतः अंतिम किस्त एक दिमाग सुन करने वाली क्रैश बैंग मिसफायर है। 34 लॉस एंजल्स टाइम्स की बेट्सी शार्की ने फिल्म को नकारात्मक समीक्षा देते हुए लिखा, टेकन 3 इतनी अनजाने में प्रफुल्लित करने वाली है कि मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। क्या इन दिनों फिल्म अनुबंधों में अपमानजनक बोनस क्लॉज होता है? 35 न्यूयॉर्क डेली न्यूज के जो न्यूमियर ने फिल्म को 5 में से 0 स्टार दिए। उन्होंने कहा, यहाँ दर्शकों को धोखा दिया जाता है। 36 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने फिल्म को नकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा, अगर आपको अन्य टेकन फिल्में पसंद हैं तो आपको यह पसंद आएगी, लेकिन अगर आप इसे पसंद करने के लिए दृढ़ हैं तो आपको खुद से बात करनी होगी और तब भी यह काम नहीं कर सकता है। 37 एवी क्लब के इग्नाटिय विश्नवेत्स्की ने फिल्म को सी ग्रेड दिया, जिसमें कहा गया, क्योंकि मिल्स की अतिक्षमता कभी रोमांचक नहीं लगती बल्कि यह हंसी मजाक वाली हो जाती है। 38 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को 0 स्टार दिए, टिप्पणी करते हुए कहा, सीक्वल के मुरीदों सावधान रहें, यह चीज बेकार है। 62 साल की उम्र में नीसन में अभी भी एक चमक है, जिसका मतलब है कि वह बदमाश है। इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता, केवल दर्शक ही प्रभावित हो रहे हैं। 39 इसके विपरीत फिल्म को एले वीकली की एमी निकोलसन से अधिक सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने फिल्म को सी ग्रेड दिया। उन्होंने कहा, टेकन 3 के बारे में आपको बस इतना जानना चाहिए कि लियाम नीसन एक विस्फोटक कार दुर्घटना से बच जाता है 2 बार। 40 एंटरटेनमेंट वीकली के काइल एंडरसन ने भी फिल्म को बी ग्रेड देकर समीक्षा के साथ सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने टिप्पणी की, यह त्रयी में सबसे कमजोर है, लेकिन टेकन 3 एक और दिन जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। 41 पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ टीन च्वाइस अवार्ड्स पसंदीदा फिल्म अभिनेत्री एक्शन मैगी ग्रेस मनोनीत 42 पीपुल्स च्वाइस अवार्ड्स पसंदीदा थ्रिलर फिल्म जीत गया। ओलिवियर मेगाटन जन्म ओलिवियर फोंटाना 6 अगस्त 1965 एक फ्रांसीसी निर्देशक, लेखक और संपादक हैं, जिन्होंने द रेड सायरन, ट्रांसपोर्टर 3, कोलंबियन, टेकन 2 और टेकन 3 फिल्मों का निर्देशन किया है। प्रारंभिक जीवन फोंटाना का जन्म पेरिस में हुआ था, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के 20 साल बाद, और उन्होंने अपना कलात्मक नाम मेगाटन इसी से प्रभावित होकर चुना था। वे पेरिस के एक बैंली में पले बढ़े और मनोविज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद एक ग्राफिक कलाकार के रूप में सक्रिय थे और भित्तिचित्र कला में भी माहिर थे। संगीत वीडियो निर्देशक जिम बैप्टिस्ट मोंडिनो से मिलने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4 फोंटाना ने आखिरकार फीचर फिल्मों का निर्देशन करने से पहले शॉर्ट्स और वीडियो क्लिप बनाना शुरू किया। 5 वह इतालवी मूल के हैं। ल्यो आजीविका फोंटाना ने एग्जिट, द रेड सायरन, ट्रांसपोर्टर 3, टेकन 2 और टेकन 3 का निर्देशन किया है। 7 उन्हें मैथिल्डा लियोन की अगली कड़ी का निर्देशन करने के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने राय व्यक्त की कि फिल्म बनने की संभावना नहीं है। 8 उन्होंने हिटमैन फिल्म के लिए सेकंड यूनिट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। फिल्म निर्देशन में उनकी ट्रेडमार्क तकनीक में जानबूझकर कैमरावर्क और संपादन को भ्रमित करना शामिल है। 4 फिल्म निर्माण के अलावा फोंटाना एक प्रकाशित लेखक भी हैं। उनके उपन्यास, जिसका शीर्षक ले फैक्ट्यूर ह्यूमैन द ह्यूमन फैक्टर है, 1998 में जारी किया गया था। 5 2021 में फोंटाना ने मॉन्स्टर्स इनसाइड द 24 फेसेस ऑफ बिली मिलिगन नामक एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने के लिए फिल्म निर्माण में वापसी की। डॉक्यूमेंट्री को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में इसके कलंक के लिए रिलीज के तुरंत बाद आलोचना मिली। फिल्मोग्राफी विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र निदेशक एग्जिट 2000, द रेड सायरन 2002, लेखक भी ट्रांसपोर्टर 3 2008, कोलंबियाना 2011, टेकन 2 2012, टेकन 3 2014, अमेरिकी अपराध के अंतिम दिन 2020, द्वितीय इकाई निदेशक हिटमैन 2007, ट्रांसपोर्टर 3 2008, लघु फिल्में वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक नोट्स
1996 कठोर व्यावहारिक हाँ नहीं। 1997 बहुत उदास हाँ नहीं। 1998 कोई सुखद अंत नहीं हाँ हाँ। समझदार नहीं हूँ हाँ हाँ संपादक भी। 2002 कोशस्त कीट हाँ हाँ लघु वृत्तचित्र। 2007 हाँ हाँ। ल्यूक पॉल मॉरिस बेसन, फ्रेंच, एलवाई के BS, जन्म 18 मार्च 1959, एक फ्रांसीसी फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988 और ला फेम निकिता 1990 फिल्मों का निर्देशन या निर्माण किया। सिनेमा डू लुक फिल्म आंदोलन से जुड़े उन्हें अपनी फिल्मों लियोन, द प्रोफेशनल 1994 और द मैसेंजर, द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सीजर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने अपनी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फ्रांसीसी निर्देशक का पुरस्कार जीता। उन्होंने 2014 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म लूसी और 2017 की स्पेस ओपेरा फिल्म वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ ए थाउजेंड प्लैनेट का लेखन और निर्देशन किया। 1980 में अपने करियर की शुरुआत के करीब उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लेस फिल्म्स डू लूप की स्थापना की, जिसका नाम बाद में लेस फिल्म्स डू डाफिन रखा गया। 2000 में इसे तब हटा दिया गया जब उन्होंने लंबे समय के सहयोगी पिरेंज ले पोगम AFR के साथ यूरोपा कॉर्प की सहस्थापना की। लेखक, निर्देशक या निर्माता के रूप में बेसन 50 से अधिक फिल्मों के निर्माण में शामिल रहे हैं। प्रारंभिक जीवन। बेसन का जन्म पेरिस में हुआ था। उनके माता पिता दोनों क्लब में स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षक के रूप में काम करते थे। इस माहौल से प्रभावित होकर एक बच्चे के रूप में उन्होंने एक समुद्री जीव विज्ञानी बनने की योजना बनाई। उन्होंने अपने युवाकाल का अधिकांश समय अपने माता पिता के साथ इटली, यूगोस्लाविया और ग्रीस के पर्यटक रिसॉर्ट्स की यात्रा में बिताया। जब वह 10 वर्ष के थे तब परिवार फ्रांस लौट आया। उनके माता पिता का तलाक हो गया और दोनों ने दोबारा शादी कर ली। इसके बारे में उन्होंने कहा। इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून में उन्होंने कहा, यहाँ 2 परिवार हैं और मैं किसी ऐसी चीज का एकमात्र बुरा स्मारिका हूँ जो काम नहीं करती, और अगर मैं गायब हो जाता हूँ तो सब कुछ सही हो जाएगा। अस्तित्व का जुनून यहीं से आता है। मुझे कुछ करना होगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। 17 साल की उम्र में बेसन के साथ एक डाइविंग दुर्घटना हुई जिसके कारण वह गोता लगाने में असमर्थ हो गए। द गार्जियन के साथ 2000 के एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि इसने उनके करियर के चुनाव को कैसे प्रभावित किया। मैं 17 साल का था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने कागज का एक टुकड़ा लिया और बाईं ओर मैंने वह सब कुछ लिखा जो मैं कर सकता था या जिसके लिए मेरे पास कौशल था, और वह सब कुछ जो मैं नहीं कर सकता था। पहली पंक्ति छोटी थी और मैं देख सकता था कि मुझे लिखना पसंद है, मुझे चित्र पसंद है। मैं बहुत सारी तस्वीरें ले रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद फिल्में अच्छी होंगी। लेकिन मैंने सोचा कि वास्तव में यह जानने के लिए मुझे सेट पर जाना चाहिए। और मेरा एक दोस्त एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसका भाई एक लघु फिल्म में तीसरा सहायक था। यह सच है। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, चलो सेट पर चलते हैं। इसलिए मैं सेट पर गया। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिलने गया और उनसे कहा कि मैं फिल्में बनाने जा रहा हूँ और स्कूल जाना बंद कर दूंगा और अलविदा। और मैंने ऐसा किया। इसके तुरंत बाद मैंने एक लघु फिल्म बनाई और यह बहुत खराब थी। मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एक लघु फिल्म बनाई। वास्तव में यही मेरी मुख्य चिंता थी, यह दिखाने में सक्षम होना कि मैं एक लघु फिल्म बना सकता हूँ। आजीविका। बेसन ने कथित तौर पर अपनी किशोरावस्था में ही ले ग्रैंड ब्लू, द बिग ब्लू के पहले ड्राफ्ट पर काम किया था। बोरियत से बाहर निकलकर उन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया, जिसमें बाद में उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक द फिफ्थ एलिमेंट 1997 की पृष्ठभूमि भी शामिल थी, जो कि किशोरावस्था में पढ़ी गई फ्रेंच कॉमिक पुस्तकों से प्रेरित थी। उन्होंने अमेरिकी पटकथा लेखक रॉबर्ट मार्क कामेन के साथ इस विज्ञान कथा थ्रिलर की पटकथा का निर्देशन और सहलेखन किया। 18 साल की उम्र में बेसन अपने जन्मस्थान पेरिस लौट आए, जहां उन्होंने फिल्म उद्योग के बारे में जानने के लिए अजीबोगरीब काम किए। उन्होंने क्लाउड फराल्डो और पैट्रिक ग्रैंडपेरेट सहित निर्देशकों के सहायक के रूप में काम किया। उन्होंने 3 लघु फिल्में,
एक कमीशन वृत्तचित्र और कई विज्ञापनों का निर्देशन किया। 8 इसके बाद वे 3 साल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, लेकिन पेरिस लौट आए जहां उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई। उन्होंने पहले इसका नाम लेस फिल्म्स डू लोप रखा, फिर इसे बदलकर लेस फिल्म्स डू डाफिन कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में बेसन ने एरिक सेरा से मुलाकात की और उन्हें अपनी पहली लघु फिल्म एलेवेंथ डर्नियर के लिए संगीत तैयार करने के लिए कहा। बाद में उन्होंने सेरा से अन्य फिल्मों के लिए संगीत तैयार करवाया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बेसन ने कई एक्शन फिल्में लिखी और निर्मित की हैं, जिनमें टैक्सी सीरीज 1998 से 2007, ट्रांसपोर्टर सीरीज 2002 से 2008, रॉबर्ट मार्क कामेन के साथ एक और सहयोग और जेट ली की फिल्में किस ऑफ द ड्रैगन और अनलीशेड शामिल हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा की फिल्में टेकन, टेकन 2 और टेकन 3, जो सभी कामेन के साथ सलिखित और लियाम नीसन द्वारा अभिनीत हैं, बड़ी सफल रही हैं, जिसमें टेकन 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली निर्यात फ्रांसीसी फिल्म बन गई। बेसन ने अपनी फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए लुमियरेस पुरस्कार 11 और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सीजर पुरस्कार जीता। 12 उन्हें अपनी फिल्मों लियोन, द प्रोफेशनल 1994, 13 और द मैसेंजर, द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर सीजर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 14 फ्रांसीसी अभिनेता जीन रेनो बेसन की कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिनमें ले डर्नियर कॉम्बैट 1983, 15 सबवे 1985, 16, 17 द बिग ब्लू 1988, 18 ला फेम निकिता 1990 और लियोन, द प्रोफेशनल 1994 शामिल हैं। 17 2024 की गर्मियों में बेसन ने ड्रैकुला ए लव टेल का निर्देशन किया, जो ड्रैकुला का एक रूपांतरण है जिसमें कैलेब लैंड्री जोन्स ने अभिनय किया है और इसमें क्रिस्टोफ वाल्च भी हैं। 19 सिनेमा डू लुक राफेल बासन और गाय ऑस्टिन जैसे आलोचकों ने बेसन को सिनेमा डू लुक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उद्धृत किया है, एक विशिष्ट, अत्यधिक दृश्य शैली जो 1980 के दशक से 1990 के दशक की शुरुआत में निर्मित हुई थी। सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988 और ला फेम निकिता 1990 सभी को इस शैलीगत स्कूल का माना जाता है। यह शब्द आलोचक राफेल बासन द्वारा 1989 में ला रिव्यू डू सिनेमा नंबर 449 में लिखे एक निबंध में गढ़ा गया था। 20 प्रायोगिक सिनेमा के पक्षधर और न्यू वेव नोवेले वेग निर्देशकों के मित्र बासन ने बेसन को जीन जैक्स बेनेक्स और लियोस कैरेक्स के साथ 3 निर्देशकों के रूप में समूहीकृत किया, जिन्होंने ले लुक की शैली साझा की। बेसन और इस तरह वर्गीकृत किए गए ज्यादातर फिल्म निर्माता इस लेबल से असहज थे। उन्होंने उनके काम की तुलना फ्रांस की नई लहर से की। बेसन ने 1985 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा, जिन ल्यूक गोडार्ड और फ्रांसवा ट्रूफो मौजूदा सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और सिनेमा को अभिव्यक्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि यह उस समय का सबसे आधुनिक माध्यम था। आज क्रांति पूरी तरह से उद्योग के भीतर हो रही है और इसका नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हैं जो फिल्मों को बेहतर, ज्यादा विश्वसनीय और देखने में आनंददायक बनाकर उनका रूप बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, चूंकि इस क्षेत्र में प्रवेश करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए हमने एक मनोवैज्ञानिक कवच विकसित कर लिया है और काम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि हमारा जोश ही फिल्म निर्माण प्रतिष्ठान के स्तंभों को हिलाकर रख देगा। आशा बेसन ने आंग सान सू की बायोपिक द लेडी 2011 मूल शीर्षक डांस ला लुमियर का निर्देशन किया। उन्होंने लॉकआउट 2012 पर भी काम किया। आशिसा काम बेसन की कई फिल्मों ने हमेशा आलोचनात्मक सफलता नहीं तो लोकप्रिय सफलता हासिल की है। ले ग्रैंड ब्लू, द बिग ब्लू के लिए समीक्षाएं मिश्रित थीं। लॉस एंजल्स टाइम्स के केविन थॉमस ने लिखा कि फिल्म बहुत लंबी और शुरू में अजीब थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक दूरदर्शी का काम है। आशिस इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून ने 2007 में बेसन की प्रोफाइल में लिखा, जब 1988 के कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का प्रीमियर हुआ तो इसे बेरहमी से पीटा गया, लेकिन कोई बात नहीं, यह एक धमाकेदार फिल्म थी।
युवा लोगों ने इसे खूब पसंद किया और इसे बार बार देखने के लिए वापस आते रहे। फिल्म ने 10 मिलियन टिकट बेचे और जल्दी ही वह बन गई जिसे फ्रांसीसी लोग फिल्म जनरेशनल कहते हैं, जो संस्कृति में एक निर्णायक क्षण था। बेसन ने बेहद सफल आर्थर सीरीज बनाई, जिसमें आर्थर एंड द मिनिमॉयर्स, आर्थर एंड द फॉरबिडन सिटी, आर्थर एंड द वेंजेंस ऑफ माल्टाजार्ड और आर्थर एंड द वार ऑफ द टू वर्ल्ड्स शामिल हैं। 25 उन्होंने आर्थर एंड द इनविजिबल्स का निर्देशन किया, जो संग्रह की पहली 2 पुस्तकों का एक रूपांतरण है, जिसमें मैडोना और रॉबर्ट डेनिरो ने अभिनय किया है। 26 लाइव एक्शन और एनिमेशन वाली यह फिल्म यूके और यूएस के साथ साथ फ्रांस में भी रिलीज हुई थी। 26, 27, 25 आलोचनात्मक मूल्यांकन। बेसन को फ्रांसीसी फिल्म निर्माताओं में सबसे हॉलीवुड के रूप में वर्णित किया गया है। 28 स्कॉट टोबियास ने लिखा कि उनकी चिकनी, वाणिज्यिक एक्शन फिल्में इतनी अदलाबदली करने वाली थीं, ड्रग्स, स्लीज, चकलिंग सुपरविलेन और हांगकांग शैली के प्रभाव, कि प्रत्येक नई परियोजना संभवतः शीर्षक पृष्ठ पर व्हाइट आउट के साथ शुरू होती है। 29 अमेरिकी फिल्म समीक्षक आर्मंड व्हाइट ने बेसन की प्रशंसा की है, जिन्हें वे सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में से एक मानते हैं, जिन्होंने एक्शन फिल्म को परिष्कृत और क्रांतिकारी बनाया है। उन्होंने लिखा कि बेसन अपने पात्रों के संघर्ष को मानव पतन के प्रति एक ईमानदार प्रतिरोध के रूप में नाटकीय रूप देते हैं। 2012 में फिल्म समीक्षक एरिक कोहन ने इंडीवायर में लिखा, ल्यूक बेसन की फिल्मोग्राफी वर्षों से धब्बेदार रही है, जिसमें सनसनीखेज पॉप कला और चमकदार बेकार चीजों की समान मात्रा है, एक प्रवृत्ति जो उनके निर्देशन क्रेडिट से परे फैली हुई है। 21 व्यक्तिगत जीवन। बेसन की 4 बार शादी हो चुकी है। पहली बार 1986 में अभिनेत्री एनी पेरिलॉड से। उनकी एक बेटी जूलियट थी, जिसका जन्म 1987 में हुआ। पेरिलॉड ने बेसन की ला फेम निकिता 1990 में अभिनय किया। 1991 में उनका तलाक हो गया। बेसन की दूसरी पत्नी अभिनेत्री और निर्देशक मैवेन लेबेस्को थीं, जिनसे उन्होंने 32 साल की उम्र में डेटिंग शुरू की थी और वह 15 साल की थीं। 33 उन्होंने 1992 के अंत में शादी की, जब 16 वर्षीय लेबेस्को उनकी बेटी शन्ना के साथ गर्भवती थीं, जिसका जन्म 3 जनवरी 1993 को हुआ था। 34 लेबेस्को ने बाद में दावा किया कि उनके रिश्ते ने बेसन की फिल्म लियोन 1994 को प्रेरित किया, जहां कथानक में एक वयस्क पुरुष और 12 वर्षीय लड़की, तत्कालीन 12 वर्षीय नताली पोर्टमैन द्वारा अभिनीत, के बीच भावनात्मक संबंध शामिल थे। 33 उनकी शादी 1997 में समाप्त हो गई, जब बेसन द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के निर्माण के दौरान अभिनेत्री मिला जोवोविच, तब 19 वर्ष की थीं, के साथ शामिल हो गए। 35 36 37 हमने ऑडिशन के दौरान ही अपने बीच विशेष केमिस्ट्री को महसूस कर लिया था और फिल्म की शूटिंग के दौरान यह और भी बढ़ गई, जोवोविच ने कहा। उन्होंने 14 दिसंबर 1997 को जोवोविच से शादी की, जब वह 38 वर्ष के थे और वह 21 वर्ष की थीं। 1999 में उनका तलाक हो गया। 37 28 अगस्त 2004 को 45 वर्ष की आयु में बेसन ने 32 वर्षीय फिल्म निर्माता वर्जिनी सिल्ला से विवाह किया। उनके 3 बच्चे हैं। 39 बलात्कार का आरोप। 2018 में डच बेल्जियम की अभिनेत्री सैंड वान रॉय, जो वेलेरियन और सिटी ऑफ ए थाउजेंड प्लैनेट में दिखाई दीं, ने बेसन पर बलात्कार का आरोप लगाया। 40 41 42 निर्देशक के वकील थियरी मैरेम्बर्ट ने कहा कि बेसन इन काल्पनिक आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं और आरोप लगाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह जानते हैं, जिसके साथ उन्होंने कभी अनुचित व्यवहार नहीं किया है। 43 फरवरी 2019 में फ्रांसीसी अभियोजकों ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उनके खिलाफ मामला वापस ले लिया। 41 दिसंबर 2021 में एक न्यायाधीश ने दूसरी जांच के बाद बेसन के खिलाफ मामला खारिज कर दिया। 46 पेरिस में सरकारी अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि जांच स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि बलात्कार के आपराधिक तथ्य नहीं किए गए थे, नागरिक पक्ष की सहमति की अनुपस्थिति स्थापित नहीं हुई है और बाधा, धमकी, हिंसा का अस्तित्व नहीं है। 47 अप्रैल 2022 में
वैन रॉय ने मामले के प्रभारी मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 48 जून 2023 में फ्रांस की सर्वोच्च न्यायिक अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन के एक फैसले के बाद बेसन को सभी आरोपों से निश्चित रूप से मुक्त कर दिया गया था। यह फैसला वैन रॉय को फ्रांस या यूरोप में कहीं और उसी आरोप में मुकदमा चलाने से रोकता है। 49 कई अन्य महिलाओं, जिनमें एक पूर्व सहायक, सीटे डू सिनेमा स्टूडियो की 2 छात्राएं और बेसन के यूरोपाकॉर्प की एक पूर्व कर्मचारी शामिल हैं, जो सभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती थीं, ने निर्देशक द्वारा अनुचित यौन व्यवहार का वर्णन किया। 50 अपनी कहानियों का समर्थन करने के लिए कोई भौतिक साक्ष्य न होने के कारण उन्होंने आरोप नहीं लगाए और मानहानि के प्रतिवाद से बच गईं। उनकी कहानियों का उपयोग जांच न्यायाधीश द्वारा नहीं किया गया। 51 चयनित फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख ल्यूक बेसन फिल्मोग्राफी। निर्देशित विशेषताएं। एलवंत डेनियर 1981, ले डेनियर कॉम्बैट 1983, सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988, ला फेम निकिता 1990, अटलांटिस 1991, लियोन द प्रोफेशनल 1994, द फिफ्थ एलिमेंट 1997, द मैसेंजर द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999, एंजले 2005, आर्थर एंड द मिनिमोयस 2006, आर्थर एंड द रिवेंज ऑफ माल्टाजार्ड 2009, एडेल ब्लैंकसेक के असाधारण रोमांच 2010, आर्थर 3 द वार ऑफ द टू वर्ल्ड्स 2010, द लेडी 2011, द फैमिली 2013, लूसी 2014, वेलेरियन और 1000 ग्रहों का शहर 2017, अन्ना 2019, डॉगमैन 2023, ड्रैकुला ए लव टेल 53, TBA। विरासत और सम्मान। बेसन के पुरस्कारों में ब्रुसेल्स इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ फैंटेसी फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार, फैंटास्पोर्टो ऑडियंस जूरी पुरस्कार विशेष उल्लेख, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म 1983 में ले डेनियर कॉम्बैट के लिए, इटालियन नेशनल सिंडिकेट ऑफ फिल्म जर्नलिस्ट्स सिल्वर रिबन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विदेशी फिल्म, ला फेम निकिता के लिए 1990, अलेक्जेंडर कोडा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म के लिए, नील बाय माउथ 1997 और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीजर पुरस्कार द फिफ्थ एलिमेंट के लिए 1997। बेसन को 2016 में इंकपॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 54 फिल्म कंपनी। मुख्य लेख यूरोपाकॉर्प। 2000 में बेसन ने पियरेंज ले पोगाम के साथ यूरोपाकॉर्प की सहस्थापना करके अपनी प्रोडक्शन कंपनी को पीछे छोड़ दिया, जिसके साथ वे 1985 से लगातार काम कर रहे थे। ले पोगाम तब गॉमोंट के साथ वितरण निदेशक थे। यूरोपाकॉर्प ने कई अंग्रेजी भाषा फिल्मों के आधार पर मजबूत विकास किया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय वितरण है। पेरिस, नॉर्मैंडी और हॉलीवुड में इसकी उत्पादन सुविधाएं हैं, और यह जापान और चीन में वितरण साझेदारी स्थापित कर रहा है। वीडियो संगीत। पुल मरीन, इसाबेल अज्जानी 1983, मोन लीजियोनेयर, सर्ज गेंसबर्ग 1988, क्यू मोन को लाचे, माइलेन फार्मर 1992, लव प्रोफ्यूजन, मैडोना 2003, ताई फील एवरीथिंग, कारा डेलेविंगने 2017। संदर्भ। विलियम जॉन नीसन OBE, जन्म 7 जून 1952, उत्तरी आयरलैंड के एक अभिनेता हैं। 3 उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 1 अकादमी पुरस्कार, 1 बाफ्टा पुरस्कार, 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 2 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल हैं। 2020 में उन्हें आयरलैंड के 50 महानतम फिल्म अभिनेताओं की द आयरिश टाइम्स सूची में 7वें स्थान पर रखा गया था। 4 नीसन को 2000 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE का अधिकारी नियुक्त किया गया था। 5 नीसन ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत की, उसके बाद एक्सकैलिबर 1981, द बाउंटी 1984, द मिशन 1986, द डेडपूल 1988 और हस्बैंड्स एंड वाइव्स 1992 में शुरुआती भूमिकाएं निभाईं। स्टीवन स्पीलबर्ग की होलोकॉस्ट ड्रामा शिंडलर्स लिस्ट 1993 में ऑस्कर शिंडलर की भूमिका निभाकर वे प्रमुखता में आए, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्होंने नेल 1994, रॉब रॉय
1995, माइकल कोलिंस 1996 और लेस मिजरेबल्स 1998 जैसी ड्रामा फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने स्टार वार्स एपिसोड आई द फैंटम मेनस 1999 में क्वी-गॉन जिन, बैटमैन बिगिंस 2005 में रास अल गुल और द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया ट्रिलॉजी 2005 से 2010 में असलान की भूमिका निभाकर ब्लॉकबस्टर भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने ऐतिहासिक ड्रामा गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क 2002, रोमांटिक कॉमेडी लव एक्चुअली 2003, बायोग्राफिकल ड्रामा किन्से 2004, इरोटिक थ्रिलर क्लो 2009, धार्मिक ड्रामा साइलेंस 2016, फंतासी फिल्म ए मॉन्स्टर कॉल्स 2016, क्राइम थ्रिलर विडोज 2018, एंथोलॉजी फिल्म द बैलार्ड ऑफ बस्टर स्क्रग्स 2018 और रोमांटिक ड्रामा ऑर्डिनरी लव 2019 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। 2009 की शुरुआत में नीसन ने एक्शन थ्रिलर सीरीज टेकन 2008 से 2014, द ए टीम 2010, द ग्रे 2011, रैट ऑफ द टाइटन्स 2012 और ए वॉक अमंग द टॉम्बस्टोन्स 2014 और कोल्ड परस्यूट 2019 के साथ खुद को एक एक्शन स्टार के रूप में स्थापित किया। उन्हें निर्देशक जैम कोलेटसेरा के साथ इस शैली में उनके सहयोग के लिए जाना जाता है और उन्होंने उनकी 4 फिल्मों में अभिनय किया है: अननोन 2011, नॉन स्टॉप 2014, रन ऑल नाइट 2015 और द कम्यूटर 2018। मंच पर नीसन 1976 में 2 साल के लिए बेलफास्ट में लिरिक प्लेयर्स थिएटर में शामिल हुए। ब्रॉडवे पर उन्होंने यूजीन ओनील के अन्ना क्रिस्टी 1992 के पुनरुद्धार में, मैट बर्क और आर्थर मिलर के द क्रूसिबल 2002 के पुनरुद्धार में जॉन प्रॉक्टर के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 टोनी पुरस्कार नामांकन अर्जित किए। उन्होंने डेविड हरे के द जूडस किस 1998 में ऑस्कर वाइल्ड की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन नीसन 6 का जन्म काउंटी एंट्रीम के बलीमेना में हुआ था। 6 वे प्राइमरी स्कूल के केयरटेकर बर्नार्ड, बार्नी नीसन और कुक कैथरीन, किट्टी नीसन, नी ब्राउन के बेटे थे। 7 उनकी मां का जन्म और पालनपोषण आयरलैंड के दक्षिण पूर्व में वाटरफोर्ड में हुआ था। 8 कैथोलिक पलेब्ढे। 9 उनका नाम स्थानीय पादरी के नाम पर लियाम रखा गया था। 10 उनकी 3 बहनें हैं, एलिजाबेथ, बर्नडेट और रोजलीन। 11 उन्होंने 1963 से 1967 तक सेंट पैट्रिक कॉलेज, बलीमेना में पढ़ाई की और बाद में याद किया कि नाटक के प्रति उनका प्यार वहीं से शुरू हुआ था। शाह उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट शहर में एक कैथोलिक के रूप में पलेब्ढे होने के कारण वे सतर्क थे। 13 और एक बार उन्होंने कहा कि उन्हें वहां एक द्वितीय श्रेणी के नागरिक की तरह महसूस हुआ। 14 लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि शहर के मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट तकनीकी कॉलेज में उन्हें कभी भी हीन या यहाँ तक कि अलग महसूस नहीं कराया गया। 15 उन्होंने कहा है, यह कल्पना करना रंगीन होगा कि मेरी एक विद्रोही हंगामाखेज आयरिश पृष्ठभूमि थी, लेकिन तथ्य बहुत अधिक धूसर थे। आयरिश, हाँ, लेकिन वो सारी राष्ट्रवादी चीजें, अपने गिनीज में रोना और विद्रोही गीत गाना, ये कभी मेरा दृश्य नहीं था। 16 उन्होंने खुद को उत्तरी आयरलैंड की राजनीति और इतिहास से संपर्क से बाहर बताया है। 15-17 2009 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं संकटों के बारे में सोचना कभी बंद नहीं करता। मैं ऐसे लड़कों और लड़कियों को जानता हूं जो हिंसा के अपराधी और पीड़ित रहे हैं। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, यह मेरे डीएनए का हिस्सा है। शिबा 9 साल की उम्र में नीसन ने ऑल सेंट्स यूथ क्लब में मुक्केबाजी की शिक्षा लेनी शुरू की और 17 साल की उम्र में छोड़ने से पहले कई क्षेत्रीय खिताब जीते। 19 उन्होंने अपनी किशोरावस्था के दौरान स्कूल की प्रस्तुतियों में अभिनय किया। 20 अभिनय में उनकी रुचि और अभिनेता बनने का निर्णय डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी डीयूपी के संस्थापक इयान पैसले से भी प्रभावित था, जिनके फ्री प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ उल्स्टर में वे घुस गए थे। उन्होंने कहा, पैसले की उपस्थिति शानदार थी और उन्हें सिर्फ बाइबल थपथपाते हुए देखना अविश्वसनीय था। यह अभिनय था, लेकिन यह शानदार अभिनय और उत्साहवर्धक भी था। 21 1 सितंबर 1971 में
उन्होंने गिनीज ब्रेवरी में काम करने जाने से पहले क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में भौतिकी और कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। डबलिन में एक क्लब ट्रायल हुआ और नीसन ने शैमरॉक रोवर्स एफसी के खिलाफ एक विकल्प के रूप में एक गेम खेला, लेकिन उन्हें अनुबंध की पेशकश नहीं की गई। आजीविका 1976 से 1993 प्रमुखता की ओर वृद्धि। विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद नीसन बलीमेना लौट आए, जहां उन्होंने कई तरह की आकस्मिक नौकरियों में काम किया, जैसे कि गिनीज में फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर और लॉरी ड्राइवर। 24-25 उन्होंने न्यूकैसल अपॉन टाइन में 2 साल के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में भी भाग लिया, इससे पहले कि वे अपने गृहनगर लौट आए। 1976 में वह बेलफास्ट में लिरिक प्लेयर्स थिएटर में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 2 साल तक प्रदर्शन किया। उन्हें अपना पहला फिल्म अनुभव 1977 में मिला, जब उन्होंने धार्मिक फिल्म पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1978 में जीसस क्राइस्ट और द इवेंजलिस्ट की भूमिका निभाई। वह 1978 में डबलिन चले गए, जब उन्हें प्रोजेक्ट आर्ट्स सेंटर में रॉन हचिंसन की सेज ही द ट्रबल के बारे में एक नाटक में हिस्सा देने की पेशकश की गई। 1980 में उन्होंने स्टीफन रे मैकनेली और मिक लैली के साथ ब्रायन फ्रेल के नाटक ट्रांसलेशन में डोल्टी की भूमिका निभाई, जो फ्रेल और री की फील्ड डे थिएटर कंपनी का पहला प्रोडक्शन था, जिसे पहली बार 23 सितंबर 1980 को डेरी के गिल्डहॉल में प्रस्तुत किया गया था। 2011 में उन्होंने BBC 2 की सीरीज लाइफ टू शॉर्ट में खुद की भूमिका निभाई, जिसमें रिकी गेरवाइस, स्टीफन मर्चेंट और वारविक डेविस ने अभिनय किया था। 2011 के अंत में नीसन को जेफ वेन की वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स की एक नई एल्बम रिकॉर्डिंग और एरिना प्रोडक्शन में मुख्य किरदार, एक पत्रकार की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। उन्होंने रिचर्ड बर्टन का स्थान लिया, जो मरणोपरांत CGI एनिमेशन के माध्यम से एरिना प्रोडक्शन में दिखाई दिए थे। नीसन मंच पर शारीरिक रूप से दिखाई नहीं दिए, इसके बजाय उन्होंने 3D होलोग्राफी के उपयोग के माध्यम से भूमिका निभाई। 2012 में नीसन ने जो कार्नाहन की द ग्रे में अभिनय किया। फिल्म को ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और नीसन के प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली। उस वर्ष वह एक बार फिर क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की तीसरी और अंतिम फिल्म द डार्क नाइट राइज 2012 में कैमियो भूमिका में रास अल गुल के रूप में दिखाई दिए। बैटमैन बिगिंस में रास अल गुल के रूप में उनकी भूमिका से संवाद फिल्म के पहले ट्रेलर में दिखाया गया था। नीसन ने एनिमेटेड फिल्म द लेगो मूवी में गुर्गे बैड कॉप गुड कॉप के रूप में सहायक भूमिका निभाई थी, जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी। बाद में नीसन ने 2014 की एक्शन फिल्म नॉनस्टॉप में बिल मार्क्स की भूमिका निभाई। यह फिल्म 28 फरवरी 2014 को रिलीज हुई थी। वह BBC 2 सीरीज रेव में भगवान के रूप में भी बिना श्रेय के दिखाई दिए। नीसन ने 2014 की फिल्म ए वॉक अमंग द टॉम्बस्टोन्स में अभिनय किया, जो इसी नाम के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास का रूपांतरण है, जिसमें उन्होंने पूर्व पुलिस वाले मैथ्यू स्कडर की भूमिका निभाई है, जो एक ड्रग डीलर की पत्नी के हत्यारों का शिकार करने के लिए काम पर रखा गया जासूस है। सुपर बाउल XLIX के दौरान सुपरसेल ने क्लैश ऑफ क्लैंस का एक विज्ञापन किया। 2016 में नीसन ने ईस्टर राइजिंग 1916 पर RTE1 3 भाग वृत्तचित्र का वर्णन किया। 82 टेकन फिल्मों की सफलता के बाद नीसन तेजी से एक्शन थ्रिलर फिल्मों के स्टार के रूप में जाने जाते हैं। 83 द A-Team, अननोन, द ग्रे, नॉनस्टॉप, ए वॉक अमंग द टॉम्बस्टोन्स, रन ऑल नाइट, द कम्यूटर और रिट्रीब्यूशन के अलावा नीसन द्वारा अभिनीत अन्य हालिया एक्शन फिल्मों में कोल्ड परस्यूट 2019, ऑनेस्ट थीफ 2020, द मार्क्समैन 2021, द आइस रोड 2021, ब्लैकलाइट 2022, मेमोरी 2022 और इन द लैंड ऑफ सेंट्स एंड सिनर्स। 2016 में नीसन ने निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसे के साथ एंड्रयू गारफील्ड और एडम ड्राइवर के साथ अभिनीत उपन्यास साइलेंस के रूपांतरण के साथ फिर से काम किया। 84 उसी वर्ष उन्होंने स्पेनिश फिल्म ए मॉन्स्टर कॉल्स में मॉन्स्टर के लिए आवाज और मोशन कैप्चर किया। 85 2018 में उन्होंने कोएन ब्रदर्स की वेस्टर्न एंथोलॉजी फिल्म द बैलार्ड ऑफ बस्टर स्क्रग्स 86 और स्टीव मैकवीन क्राइम थ्रिलर विडोज में वियोला डेविस के साथ अभिनय किया। 87 उन्होंने पीटर लैंड्समैन द्वारा निर्देशित मार्क फेल्ट द मैन हु ब्रॉट डाउन द व्हाइट हाउस 2017
में मार्क फेल्ट की भूमिका निभाई 88 और नील जॉर्डन द्वारा निर्देशित मार्लो 2022 91 टेलीविजन पर उन्होंने डेरी गर्ल्स 2022 में चीफ कांस्टेबल बायर्स की भूमिका निभाई और अटलांटा 2022 में खुद का एक काल्पनिक संस्करण चित्रित किया। 93 सक्रियतावाद। नीसन अमेरिका में आग्नेयास्त्र रखने के अप्रतिबंधित अधिकार का विरोध करते हैं 94 और उन्होंने बंदूक नियंत्रण की मांग की है 95 जनवरी 2015 में उन्होंने अपने विचारों को दोहराया। उस महीने की शुरुआत में चार्ली हेब्दो गोलीबारी के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए अमीराती अखबार गल्फ न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में अमेरिकी बंदूक कानूनों को अपमानजनक कहा। 96 जवाब में अमेरिकी बंदूक निर्माता पैरा यूएसए, जिसने टेकन फिल्म श्रृंखला में नीसन द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रोप हथियार प्रदान किए, ने कहा, हम अब लियाम नीसन अभिनीत फिल्मों में उपयोग के लिए आग्नेयास्त्र प्रदान नहीं करेंगे और हॉलीवुड में हमारे दोस्तों और भागीदारों से अनुरोध करेंगे कि वे हमारे ब्रांड और उत्पादों को उनकी परियोजनाओं से न जोड़ें। 2014 में नीसन ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डे ब्लासियो के एंटी कैरिज हॉर्स अभियान का विरोध किया, जिन्होंने कहा था कि वे पदभार ग्रहण करने के बाद सेंट्रल पार्क में घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा देंगे। उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक राय पृष्ठ लिखा, जिसमें कैरिज व्यापार को कर्मचारियों, घोड़ों और पर्यटकों के लिए सुरक्षित बताया गया और कहा गया कि यह कई अप्रवासियों के लिए आजीविका का साधन है। 94 नीसन ने आयरलैंड में गर्भपात के वैधीकरण के पक्ष में एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए एक वीडियो सुनाया, जिसके बारे में कुछ रूढ़िवादी और जीवन समर्थक टिप्पणीकारों ने दावा किया कि यह कैथोलिक विरोधी था। 94 नीसन ब्रेक्सिट के विरोधी थे। उन्होंने 2016 में कहा था कि यह वास्तव में सीमा नियंत्रण के संबंध में शांति प्रक्रिया द्वारा की गई सभी प्रगति का बलिदान करना शर्म की बात होगी। 94 सितंबर 2017 में नीसन ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की तुलना रिचर्ड निक्सन के वाटरगेट घोटाले से की थी। लोकतंत्र काम करता है और कोई भी व्यक्ति, और निश्चित रूप से राष्ट्रपति, कानून से ऊपर नहीं है। उसे जवाबदेह होना चाहिए। नीसन ने 2001 की डॉक्यूमेंट्री जर्नी इनटू अमेजिंग केव्स का वर्णन किया, जो 2 वैज्ञानिकों के बारे में एक लघु फिल्म है जो संभावित इलाजों की सामग्री की खोज के लिए दुनिया भर में यात्रा करते हैं, और द एंड्योरेंस, शेकल्टन की लीजेंडरी अंटार्कटिक एडवेंचर। बाद वाली ने कई फिल्म समारोहों में पुरस्कार जीते, जिसमें शिकागो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन और नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू दोनों से सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शामिल है। नीसन आर्थर मिलर के नाटक द क्रूसिबल के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे में लौटे, जिसमें उन्होंने लॉरा लिनेनी के साथ अभिनय किया। जॉन प्रॉक्टर के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 49 वैराइटी के चार्ल्स इशरवुड ने नीसन की प्रशंसा करते हुए लिखा। 50 उसी वर्ष नीसन ने कैथरीन बिगेलो की 2002 की पनडुब्बी थ्रिलर के 19 द विडोमेकर में कैप्टन मिखाइल पोलेनिन के रूप में हैरिसन फोर्ड के साथ अभिनय किया। वह डैनियल डे-लुइस, लियोनार्डो डिकैप्रियो और कैमरून डियाज के साथ मार्टिन स्कॉर्सेज की ऐतिहासिक ड्रामा गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क के कलाकारों में भी शामिल थे। 2003 में उन्होंने रिचर्ड कर्टिस की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लव एक्चुअली 2003 में ह्यू ग्रांट, कॉलिन फर्थ, एम्मा थॉम्पसन, एलन रिकमैन और लॉरा लिनी के साथ अभिनय करते हुए एक हाल ही में विधवा हुई लेखिका की भूमिका निभाई। 52 यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और तब से एक पंथ क्लासिक और छुट्टियों की पसंदीदा बन गई है। 53 54 55 अगले वर्ष उन्होंने अल्फ्रेड किन्से की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने लॉरा लिनी और पीटर सारसगार्ड और जॉन लिथगो के साथ फिर से जीवनी पर आधारित ड्रामा किन्से का किरदार निभाया। 56 नीसन को द एविएटर 2004 के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो से हारते हुए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्होंने एप्लाचियन इमरजेंसी रूम स्केच में एक रेडनेक ट्रकर मार्लन वीवर की भूमिका निभाई और 2 स्टोनर्स, दूसरा एमी पोहलर द्वारा निभाया गया, के बारे में एक स्केच में एक हिप्पी के रूप में अभिनय किया, जो मारिजुआना के अपने खोए हुए भंडार को खोजने के लिए एक पुलिस कुत्ते को उधार लेने का प्रयास करते हैं। किसी भी आयरिश स्टीरियोटाइप को न निभाने की कसम खाने के बावजूद नीसन ने होम मेकओवर शो पैरोडी यू कॉल दिस ए हाउस डू या में लोरकन मैकार्डल नामक एक आयरिश व्यक्ति की भूमिका निभाई। 58
अक्टूबर 2005 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में U2 कॉन्सर्ट में नीसन, बाएं और राल्फ फिएनेस। 2005 में नीसन ने मुख्यधारा की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने रिडले स्कॉट की महाकाव्य साहसिक किंगडम ऑफ हेवन में गॉडफ्रे ऑफ इबेलिन, क्रिस्टोफर नोलन की एक्शन फिल्म बैटमैन बिगिंस में मुख्य खलनायकों में से एक रास अल घुल का किरदार निभाया। 59 और पैट्रिक मैककेब के उपन्यास ब्रेकफास्ट ऑन प्लूटो के नील जॉर्डन के रूपांतरण में फादर बर्नार्ड का किरदार निभाया। 60 उसी वर्ष उन्होंने फंतासी साहसिक फिल्म द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब 2005 में ब्रायन कॉक्स की जगह असलान द लायन का किरदार निभाया, जो इसी नाम की C.S. लुइस की किताब का रूपांतरण था। 61 द सिम्पसंस 62 उसी वर्ष उन्होंने ब्लॉकबस्टर फंतासी फिल्म द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब में शेर असलान को अपनी आवाज दी। 63 2007 में उन्होंने अमेरिकी गृहयुद्ध महाकाव्य सेराफिम फॉल्स में अभिनय किया। नीसन ने वीडियो गेम फॉलआउट 3 में मुख्य किरदार के पिता जेम्स की आवाज दी। 64 कार्यकारी निर्माता टॉड हॉवर्ड ने कहा, यह भूमिका लियाम को ध्यान में रखकर लिखी गई थी और पूरे खेल के लिए नाटकीय स्वर प्रदान करती है। 65 फॉलआउट 3 फॉलआउट श्रृंखला का तीसरा गेम आलोचकों द्वारा बेहद अच्छी तरह से प्राप्त हुआ और 2008 के अंत तक इसकी 4.7 मिलियन प्रतियां भेज दी गईं, जिस वर्ष यह जारी हुआ था। 66 2007 ट्रांसफॉर्मर्स डीवीडी के निर्देशक की टिप्पणी में माइकल बे ने कहा कि उन्होंने एनिमेटरों से ऑप्टिमस प्राइम की शारीरिक भाषा बनाने में नीसन से प्रेरणा लेने के लिए कहा था। 67 2008 वर्तमान एक्शन स्टारडम नीसन द्वारा 2012 में ड्यूविल अमेरिकी फिल्म महोत्सव में प्रस्तुति। 2008 में नीसन ने एक्शन फिल्म टेकन में अभिनय किया, जो कि फ्रांसीसी निर्मित फिल्म थी जिसमें फेमके जानसेन और मैगी ग्रेस भी थीं, जो ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्क कामेन की पटकथा पर आधारित थी और पियरे मोरेल द्वारा निर्देशित थी। नीसन ने कुलीन विशेष गतिविधि प्रभाग से एक सेवानिवृत्त CIA ऑपरेटिव की भूमिका निभाई है, जो अपहरण होने के बाद अपनी किशोर बेटी को ट्रैक करने के बारे में सोचता है। टेकन दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसने दुनिया भर में $223.9 मिलियन की कमाई की, जो इसके उत्पादन बजट से लगभग $200 मिलियन अधिक थी। नीसन ने साक्षात्कारों में कहा है कि उनका मानना था कि टेकन ने कुछ लोगों को वास्तव में यूरोप की यात्रा करने के विचार से दूर कर दिया था। 68 टेकन ने नीसन को फिर से लोगों की नज़रों के केंद्र में ला दिया। 69 उन्होंने हयाओ मियाज़ाकी की एनीमे फिल्म पोनियो ऑन द क्लिफ बाय द सी के लिए भी आवाज़ दी, जिसे अगस्त 2009 में रिलीज़ किया गया। 60 2010 में नीसन ने 1981 की फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटन्स के रीमेक में ज़ीउस की भूमिका निभाई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही, जिसने दुनिया भर में $475 मिलियन की कमाई की। 71 नीसन ने एटम एगोयान की कामुक थ्रिलर क्लो में भी अभिनय किया, जिसे 26 मार्च 2010 को सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया। क्लो ने व्यावसायिक सफलता का आनंद लिया और कनाडाई निर्देशक की अब तक की सबसे बड़ी पैसा बनाने वाली फिल्म बन गई। 72 उसी वर्ष बाद में उन्होंने टेलीविजन सीरीज द ए-टीम की स्पिन-ऑफ मूवी में जॉन हैनिबल स्मिथ की भूमिका निभाई। 73 74 नीसन ने 2010 की सीक्वल द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द वॉयज ऑफ द डॉन ट्रीडर। 75 2011 में नीसन ने एक्शन थ्रिलर अननोन में अभिनय किया, जो कि 2010 की शुरुआत में बर्लिन में फिल्माई गई एक फ्रांसीसी पुस्तक का जन्म ब्रिटिश अमेरिकी सहनिर्माण था और जैम कोलेटसेरा द्वारा निर्देशित था। इस फिल्म ने नॉन स्टॉप 2014, रन ऑल नाइट 2015, द कम्यूटर 2018 और रिट्रीब्यूशन 2023 सहित इसी तरह की एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला पर नीसन और कोलेटसेरा निर्देशक और या निर्माता के रूप में के बीच सहयोग किया। नीसन ने स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ डोरिस किन्स गुडविन की किताब टीम ऑफ राइवल्स पर आधारित 2012 की फिल्म लिंकन में अब्राहम लिंकन के रूप में अभिनय करने की योजना के साथ फिर से काम किया। 76 77 नीसन ने अंततः भूमिका को अस्वीकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि वह अपनी बिक्री की तारीख से आगे निकल चुके थे और भूमिका के लिए बहुत बूढ़े हो गए थे और उनकी जगह डैनियल डे-लुइस, जिन्होंने लिंकन की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना तीसरा अकादमी पुरस्कार जीता, को लिया गया। 68 1980 में
फिल्म निर्माता जॉन बोरमन ने उन्हें ऑफ माइस एंड मेन में लेनी स्मॉल के रूप में मंच पर देखा और उन्हें आर्थरियन फिल्म एक्सकैलिबर में सर ग्वैन की भूमिका की पेशकश की। भूमिका के बाद नीसन लंदन चले गए, जहां उन्होंने मंच पर और छोटे बजट की फिल्मों और टेलीविजन में काम करना जारी रखा। वह अभिनेत्री हेलेन मिरेन के साथ रहते थे, जिनसे उनकी मुलाकात एक्सकैलिबर में काम करते हुए हुई थी। 1982 और 1987 के बीच उन्होंने 5 फिल्मों में अभिनय किया, विशेष रूप से 1984 की द बाउंटी में मेल गिब्सन और एंथनी हॉपकिंस के साथ और 1986 की द मिशन में रॉबर्ट डी नीरो और जेरेमी आयरन्स के साथ। नीसन ने 1986 में टेलीविजन श्रृंखला मियामी वाइस के तीसरे सीजन में अतिथि भूमिका निभाई। 1988 में उन्होंने क्लिंट ईस्टवुड के साथ 5वीं डर्टी है एरी फिल्म द डेड पूल में पीटर स्वान की भूमिका निभाई, जो एक हॉरर फिल्म निर्देशक थे। 1990 में उन्होंने सैम रेमी की डार्कमैन में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि यह फिल्म सफल रही, लेकिन नीसन के बाद के वर्षों में उन्हें उतनी पहचान नहीं मिली। 1993 से 2000 सफलता और प्रशंसा। स्टीवन स्पीलबर्ग ने ब्रॉडवे पर अन्ना क्रिस्टी में उन्हें देखने के बाद नीसन को अपनी होलोकॉस्ट फिल्म शिंडलर्स लिस्ट 29 में ऑस्कर शिंडलर की भूमिका की पेशकश की। केविन कॉस्टनर, मेल गिब्सन और वॉरेन बीटी सभी ने इस भूमिका में रुचि व्यक्त की। 31 बीटी ने ऑडिशन भी दिया। 30 लेकिन भूमिका के लिए ऑडिशन देने के बाद दिसंबर 1992 में नीसन को कास्ट किया गया। 31 उन्होंने केनेली की किताब पढ़ी और निष्कर्ष निकाला कि उनके चरित्र को नाजियों के साथ मौजमस्ती करना अच्छा लगता था। केनेली की किताब में यह कहा गया है कि वे उन्हें एक तरह का विदूषक मानते थे। अगर नाजी न्यूयॉर्कर थे तो वह अरकानसस से थे। 32 उनके समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर के लिए नामांकन दिलाया और फिल्म को 1993 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने में मदद की। उन्हें इस प्रदर्शन के लिए बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब्स के लिए भी नामांकन मिला। वह जल्द ही एक मांग वाले प्रमुख अभिनेता बन गए। 1993 में नीसन ने यूजीन ओनील के नाटक अन्ना क्रिस्टी के पुनरुद्धार में मैट बर्ग की भूमिका निभाते हुए ब्रॉडवे की शुरुआत की, जिसमें उनके एलिस द्वीप की सहकलाकार और भावी पत्नी नताशा रिचर्डसन के साथ अभिनय किया। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 33 अगले वर्ष उन्होंने जोडी फोस्टर अभिनीत नेल 1994 में भी साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने पीरियड पीस ड्रामा फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं, जिसमें ऐतिहासिक ड्रामा रॉब रॉय 1995 में जेसिका लैंग, ब्रायन कॉक्स और टिम रोथ के साथ रॉब रॉय मैकग्रेगर की मुख्य भूमिका निभाना शामिल है। द शिकागो सन-टाइम्स के आलोचक रोजर एबर्ट ने एक प्रमुख व्यक्ति होने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करते हुए लिखा, नीसन लंबे और भव्य रॉब रॉय। अगले वर्ष उन्होंने नील जॉर्डन के ऐतिहासिक ड्रामा माइकल कोलिंस 1996 में जूलिया रॉबर्ट्स और एलन रिकमैन के साथ अभिनय किया। नीसन ने आयरिश स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले आयरिश क्रांतिकारी की शीर्षक भूमिका निभाई। फिल्म का प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसे गोल्डन लायन मिला और नीसन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप अर्जित किया। 35 बाद में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। 36 वैरायटी के टॉर मैकार्थी ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, नीसन कोलिंस के रूप में एक बाध्यकारी डायनेमो है। अभिनेता ने अपने हिस्से को जुनून और साहस के साथ निभाया है, जो चरित्र के जीवन और उसके उद्देश्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए है। 37 नीसन ने बिल अगस्त द्वारा निर्देशित विक्टर ह्यूगो के लेस मिजरेबल्स के 1998 के रूपांतरण में जीन वल्जेन का किरदार निभाया था। उन्होंने उमा थुरमन, जेफरी रश और क्लेयर डेंस के साथ अभिनय किया। नीसन के प्रदर्शन के बारे में लिखते हुए द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने लिखा, उन्होंने निश्चित शारीरिक अधिकार और गहन शालीनता के साथ भूमिका निभाई है जो वल्जेन के चरित्र के लिए मौलिक हैं, और कहा, एक प्रथम श्रेणी के कलाकारों और एक प्रतिष्ठित कहानी कहने की शैली के साथ यह विक्टर ह्यूगो के महाकाव्य उपन्यास को धाराप्रवाह रूप से प्रस्तुत करता है और इसके कुछ रहस्यपूर्ण गति को पुनः प्राप्त करता है। 38 उसी वर्ष वे डेविड हरे के नाटक द जूडस किस 1998 में ऑस्कर वाइल्ड की भूमिका निभाते हुए मंच पर लौटे। 40 1999 में उन्होंने कैथरीन जेटा-जोन्स के साथ अलौकिक हॉरर फिल्म द हॉन्टिंग 1999 में अभिनय किया।
1999 से 2007 ब्लॉकबस्टर भूमिकाएं। स्टार वार्स एपिसोड आई द फैंटम मेनेज में डार्थ मॉल से लड़ते हुए क्विगॉन जिन के रूप में नीसन की मोम की मूर्तियां। 1999 में नीसन ने स्टार वार्स एपिसोड आई द फैंटम मेज में जेडी मास्टर क्विगॉन जिन की भूमिका निभाई। निर्देशक जॉर्ज लुकास ने नीसन को इसलिए कास्ट किया क्योंकि वह उन्हें एक मास्टर अभिनेता मानते थे जिसे अन्य अभिनेता आदर्श मानेंगे, जिसके पास चरित्र की मांग के अनुसार ताकत के गुण हैं। 16 वर्षों में रिलीज होने वाली पहली स्टार वार्स फिल्म के रूप में यह मीडिया की प्रत्याशा से घिरी हुई थी। नीसन का स्टार वार्स से जुड़ाव क्राउन बार बेलफास्ट से शुरू हुआ। उन्होंने रिकी लेक से कहा, अगर लिरिक रियूनियन के दौरान क्राउन में पीटर किंग की सलाह नहीं होती तो शायद मैं यह भूमिका नहीं लेता। स्पष्टीकरण की आवश्यकता। आलोचकों और प्रशंसकों की मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद 42 द फैंटम मेस क्विगॉन के रूप में नीसन के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा 44, 45 और सैटर्न पुरस्कार नामांकन मिला। द फैंटम मेस से उनकी आवाज की एक स्टॉक रिकॉर्डिंग स्टार वार्स एपिसोड 2 अटैक ऑफ द क्लोन्स 2002 के एक दृश्य के दौरान सुनी जा सकती है। 46 बाद में नीसन को स्टार वार्स एपिसोड 3 रिवेंज ऑफ द सिथ 2005 में दिखाई देने की सूचना मिली थी। 47 लेकिन अंततः ऐसा नहीं हुआ। एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज स्टार वार्स द क्लोन वॉर्स 2008 से 20 में उन्होंने तीसरे सीजन के 2 एपिसोड और छठे सीजन के 1 एपिसोड में क्विगॉन की आवाज दी। 46 और उन्होंने स्टार वार्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर 2019। 48 नीसन ओबीवान केनोबी 2022 के अंतिम एपिसोड में क्विगॉन के रूप में दिखाई दिए। एक अप्रकाशित कैमियो में ओबीवान के लिए एक बलभूत के रूप में दिखाई दिए। द फैंटम मेस के बाद से क्विगॉन के अपने पहले लाइव एक्शन चित्रण को चिह्नित किया। बाद में उन्होंने एनिमेटेड स्टार वार्स टेल्स ऑफ द जेडी 2022 के एक एपिसोड के लिए फिर से क्विगॉन की आवाज दी। 2000 में नीसन को बैलीमेना बोरो काउंसिल द्वारा फ्रीडम ऑफ द टाउन ऑफ बैलीमेना की पेशकश की गई थी, लेकिन डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा उनकी टिप्पणियों के बारे में की गई आपत्तियों के कारण कि उन्होंने शहर में एक कैथोलिक के रूप में बड़े होने पर द्वितीय श्रेणी के नागरिक की तरह महसूस किया था, उन्होंने तनाव का हवाला देते हुए पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। 141 विवाद के बाद नीसन ने परिषद को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था, मैं हमेशा अपने पालन पोषण और शहर और अपने जन्म के देश के साथ जुड़ाव पर बहुत गर्व महसूस करूंगा, जिसे मैं हर अवसर पर बढ़ावा देना जारी रखूंगा। वास्तव में बैलीमेना में समुदाय के सभी वर्गों से वर्षों से मिल रहे स्थायी समर्थन को एक अभिनेता के रूप में मेरी किसी भी सफलता के लिए पर्याप्त मान्यता से अधिक मानता हूँ। नीसन को 2000 के नए साल के सम्मान में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE का अधिकारी नियुक्त किया गया था। 5 अमेरिकन आयरलैंड फंड ने नीसन को न्यूयॉर्क शहर में अपने 2008 के डिनर गाला में आयरलैंड में लाए गए महान गौरव के लिए उनके प्रदर्शन कला पुरस्कार से सम्मानित किया। 143 209 में न्यूयॉर्क में एक समारोह में नीसन को क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 144 9 अप्रैल 2016 को उन्हें आयरिश फिल्म एंड टेलीविजन अकादमी IFTA द्वारा मैंशन हाउस डबलिन में सिनेमा पुरस्कार में उत्कृष्ट योगदान से सम्मानित किया गया, जिसमें आयरिश राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस ने पुरस्कार प्रदान किया। 145 2017 में नीसन को यूके स्थित कंपनी रिचटोपिया द्वारा दुनिया भर के 200 सबसे प्रभावशाली परोपकारी और सामाजिक उद्यमियों की सूची में 74वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था। 146 147 जनवरी 2018 में उन्हें आयरिश राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस द्वारा आयरिश विदेश पुरस्कार के लिए विशिष्ट सेवा से सम्मानित किया गया, जिन्होंने इसे विदेश में आयरिश लोगों के लिए एक पुरस्कार के रूप में वर्णित किया जो मानवता के लिए योगदान दे रहे हैं। 148 यह भी देखें, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार के नामांकितों और विजेताओं की सूची। आयरिश अकादमी पुरस्कार विजेताओं और नामांकितों की सूची। अकादमी पुरस्कार नामांकन वाले अभिनेताओं की सूची। नीसन 1980 के दशक की शुरुआत में अभिनेत्री हेलेन मिरेन के साथ रहते थे। वे एक्सकैलिबर 1981 पर काम करते समय मिले थे।
इनसाइड द एक्टर्स स्टूडियो के लिए जेम्स लिप्टन द्वारा साक्षात्कार में नीसन ने कहा कि मिरेन ने उन्हें एजेंट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1991 से 1992 में लगभग 9 महीने तक बारबरा स्ट्रीसैंड को डेट किया। नीसन ने 1993 में ब्रॉडवे पर अन्ना क्रिस्टी नाटक के पुनरुद्धार में प्रदर्शन करते हुए अभिनेत्री नताशा रिचर्डसन से मुलाकात की। 3 जुलाई 1994 को उनकी शादी हुई। 103 और उनके 2 बेटे हुए, मिशेल बी 1995 और डैनियल बी 1996। 104, 105 अक्टूबर 1998 में डेली मिरर द्वारा गलत तरीके से दावा किए जाने के बाद कि उनकी शादी में दिक्कत आ रही है, उन्होंने मानहानि के हर्जाने में 50,000 पाउंड $85,370 जीते। उन्होंने यह पैसा अगस्त 1998 के ओमाग बम विस्फोट के पीड़ितों को दान कर दिया। 106 अगस्त 2004 में उन्होंने मिलब्रुक, न्यूयॉर्क में एक संपत्ति खरीदी। 107, 108, 109 18 मार्च 2009 को रिचर्डसन की मृत्यु हो गई जब मॉन्ट्रियल के उत्तर पश्चिम में मोंट ट्रेम्ब्लांट रिजॉर्ट में स्कीइंग दुर्घटना में उनके सिर में गंभीर चोट लग गई। नीसन ने उनकी मृत्यु के बाद उनके अंग दान कर दिए। सिटीजनशिप। नीसन के पास आयरिश 111 और अमेरिकी नागरिकता है, जिसे 2009 में अमेरिकी नागरिक के रूप में प्राकृतिक रूप से मान्यता दी गई थी। 112 वह मुख्य रूप से आयरिश के रूप में पहचान करते हैं। 113, 114 अमेरिकी नागरिकता लेने के बाद वह इस बात पर अड़े थे कि वह अपनी आयरिश जड़ों से मुंह नहीं मोड़ेंगे। 115 2009 में क्वींस यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट में भौतिकी और कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक होने के लगभग 4 दशक बाद विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया, जो उन्हें न्यूयॉर्क में कुलपति प्रोफेसर पीटर ग्रेगसन द्वारा प्रदान किया गया था। 116 मार्च 2011 में उन्हें यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। 117 वह बेलफास्ट स्थित चैरिटी और फिल्म फेस्टिवल सिनेमैजिक के संरक्षक हैं। अपने करियर के शुरुआती दौर में भारी धूम्रपान करने वाले नीसन ने 2003 में लव एक्चुअली पर काम करते हुए धूम्रपान छोड़ दिया था। जब उन्होंने 2010 में द ए-टीम के फिल्म रूपांतरण के लिए है एनिबल की भूमिका निभाई, तो उन्हें सिगार पीने, चरित्र की एक खासियत को लेकर कुछ संदेह था, लेकिन फिल्म के लिए उन्होंने ऐसा करने पर सहमति जताई। जून 2012 में नीसन के प्रचारक ने उन रिपोर्टों का खंडन किया कि नीसन इस्लाम में धर्मांतरण कर रहे थे। नीसन ने अजान, इस्लामी प्रार्थना के लिए एक स्नेह व्यक्त किया है, जिसे वे इस्तांबुल में टेकन 2 फिल्माने के दौरान आदी हो गए थे। तीसरे सप्ताह तक ऐसा लग रहा था कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। यह वास्तव में मेरे लिए एक बहुत ही खास तरीके से सम्मोहित और बहुत ही मार्मिक हो गया। बहुत सुंदर। 120 उन्होंने सेंट इग्नाटियस ऑफ लोयोला के आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए भी प्रशंसा व्यक्त की। 121 नीसन की मां किट्टी का जून 2020 में निधन हो गया। कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों के कारण वह अपने अंतिम संस्कार के लिए अपने गृहंगर लौटने में असमर्थ थे। सामाजिक विचार। नीसन उत्तरी आयरलैंड में अधिक एकीकृत शिक्षा की आवश्यकता के दीर्घकालिक समर्थक हैं, अर्थात कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को एक साथ शिक्षित करना। 2017 में उन्होंने कहा, जैसे जैसे उत्तरी आयरलैंड विभाजन से आगे बढ़ता है, हम भविष्य के लिए किसकी ओर देखते हैं जिसे हम साझा कर सकते हैं? हमारे बच्चे, तो हम उन्हें अलग अलग क्यों शिक्षित करना जारी रखते हैं? विभिन्न धर्म, विभिन्न पृष्ठभूमि, विभिन्न स्कूल। एक और तरीका है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, अन्य विश्वास और कोई नहीं, हर दिन एक साथ सीखते और काम करते हैं। 123 उन्होंने उन स्कूलों की प्रशंसा की है जहां अभिभावकों ने अलग अलग स्कूलों को एकीकृत स्कूलों में बदलने के लिए मतदान किया है और अधिक अभिभावकों को अपने बच्चों के स्कूलों को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए टेलीविजन विज्ञापनों को आगे बढ़ाया है। 124, 125 जनवरी 2018 में आयरलैंड के लेट लेट शो में अपनी टिप्पणियों के लिए नीसन की आलोचना की गई थी, जिसके दौरान उन्होंने मीटू आंदोलन को चुड़ैल शिकार के रूप में वर्णित किया था। 126 और उदाहरण के तौर पर मिनेसोटा पब्लिक रेडियो से गैरिसन कीलर की बर्खास्तगी का हवाला दिया था। 127 फरवरी 2019 में
नीसन ने द इंडिपेंडेंट के साथ एक प्रेस जंकट इंटरव्यू के बाद सार्वजनिक और मीडिया विवाद हासिल किया जब उन्होंने कोल्ड परस्यूट को बढ़ावा दिया। यह फिल्म एक पिता द्वारा अपने बेटे की हत्या का बदला लेने की कहानी है। 128, 129 उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने चरित्र के आदिम गुस्से को 40 साल पहले के एक अनुभव को याद करके उत्पन्न किया जिसमें उनकी एक महिला मित्र का एक अजनबी ने बलात्कार किया था। यह जानने के बाद कि हमलावर एक अश्वेत व्यक्ति था, नीसन ने कहा कि उन्होंने एक सप्ताह एक कोष के साथ क्षेत्रों में ऊपर नीचे घूमते हुए बिताया, उम्मीद करते हुए कि कोई काला कमीना पब से बाहर आएगा और हमला करेगा ताकि वह उसे मार सके। साक्षात्कार में उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस अनुभव पर शर्म आती है और उन्होंने जो कुछ किया और कहा वह भयानक था। उन्होंने कहा, यह भयानक है। गुड मॉर्निंग अमेरिका में एक उपस्थिति में नीसन ने नस्लवादी होने से इनकार करते हुए अपनी टिप्पणियों पर विस्तार से बताया। कहा कि उन्होंने बलात्कारी की जाति के अलावा उसके शारीरिक गुणों के बारे में पूछा था और अगर बलात्कारी स्कॉटलैंड का या ब्रिटेन का या लिथुआनिया का होता तो वह भी ऐसा ही करते। 132 उन्होंने यह भी कहा कि वह जानबूझकर शहर के काले इलाकों में गए थे, लेकिन होश में आने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों और एक पुजारी से मदद मांगी और परामर्श लिया। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव का सबक इन चीजों के बारे में खुलना और बात करना था जिसमें विषाक्त पुरुषत्व और अमेरिका और उत्तरी आयरलैंड दोनों में अंतर्निहित नस्लवाद और कट्टरता शामिल है। उनकी टिप्पणियों के बाद हुए विवाद के कारण कोल्ड परस्यूट के प्रीमियर के लिए रेड कार्पेट कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। 133, 134 नीसन का सार्वजनिक रूप से मिशेल रोड्रिगेज, 135 वहूपी गोल्डबर्ग, 136 जॉन बार्न्स, 137 ट्रेवर नोआ, 138 और राल्फ फिएनेस द्वारा बचाव किया गया। 139 बाद में डोनाल्ड ग्लोवर ने उन्हें विवाद की जांच करने के लिए अपने एफएक्स सीरीज अटलांटा एपिसोड न्यू जैज में खुद के एक काल्पनिक संस्करण के रूप में प्रदर्शित होने के लिए मना लिया। दोस्तों IMDb पर बात की जाए तो इसकी रेटिंग 6.1 की है और रेड टोमेटोज पर भी इसकी लगभग 60 से ऊपर की रेटिंग है, यानी कि आधे से ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है। और इसके बारे में बात की जाए तो ये 16 दिसंबर 2014 को जापान और जर्मनी में और 9 दिसंबर 2015 को ये सभी राज्य अमेरिका में और इंडिया में भी रिलीजिंग डेट 9 जनवरी 2015 थी और 21 जनवरी 2015 को इसे फ्रांस में रिलीज़ किया गया। दोस्तों बजट इसका तकरीबन मैं आपको बताऊँ 48 मिलियन का था और साथ ही साथ 109 मिनट लेंथ देखने को मिली और 2014 में इसका जो कलेक्शन रहा वो 324 मिलियन का कलेक्शन था, जो कि इस मूवी के लिए बहुत ही बढ़िया था। लोगों द्वारा भी इसे बड़ा पसंद किया गया और इसी वजह से ये जो मूवी है सुपर डुपर हिट रही थी। तो इसका अपकमिंग पार्ट अभी तक एक तरह से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है मेकर्स द्वारा कि कब तक देखने को मिलेगा। बाकी इसके पिछले पार्ट पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट पर ज़रूर लिख दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।